दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की सियासत में इन दिनों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। जब बीते गुरुवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया था, इसके बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए जाने के सवाल पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2025 के पहले सीएम नीतीश खुद तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप देंगे और वे केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए आम सहमति पहले ही बन चुकी है। तेजस्वी ही बिहार के भविष्य है, इसलिए उनका सीएम बनना तय है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर के आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि इस देश में नौजवानों की संख्या सबसे अधिक है और बिहार में सबसे अधिक नौजवान है। तेजस्वी नौजवानों के साथ साथ सबके पसंदीदा नेता है, इसीलिए भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं। ये आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन हम लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। समय आने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को बिहार के कमान सौंप करके केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, दरभंगा, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देती है। ये मदद लड़कियों के जन्म से स्नातक करने तक दिया जाता है। यह खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य के लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया है। इस योजना का लाभ सिर्फ अविवाहित लड़की को ही दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 0 से 2 साल की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप www.icdsonline.bih.nic.in पर जाकर के इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। फिर छठ हो या फिर दीपावली, हर कोई त्योहार की खुशियां परिवार और सगे संबंधियों के साथ मनाना चाहते हैं। फिलहाल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित अन्य शहरों में रहने वाले पटना, किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के लोगों का भी त्योहार पर घर जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि ना तो ट्रेन में सीट मिल पा रही है और ना ही बसों में सीटें बची है। जहाँ वहीं हवाई सफर का किराया इतना महंगा हो गया है कि लोगों के होश उड़ रहे हैं। फिलहाल पटना की फ्लाइट की टिकटों के लिए लोगों को काफी मारामारी झेलनी पड़ रही है। वहीं डिमांड बढ़ने के साथ ही किराए में भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। जहां दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट टिकट की कीमत 6,000 रुपये थी, वहीं वर्तमान में इसके लिए अधिकतम 18,000 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों से पटना की उड़ानों के लिए कमोबेश इतना ही चार्ज किया जा रहा है। जब फ्लाइट की टिकट की कीमत तो आसमान छू ही रही है, वहीं ट्रेनों के लिए भी काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है। जब वहीं त्यौहार को देखते हुए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में भी सीटें ना के बराबर है, जब बसों में भी यही स्थिति है। ऐसे में लोगों के पास अब एकमात्र ऑप्शन हवाई सफर ही है। इसी कारण से किराए में वृद्धि हो गई है। आपको बता दूं कि पटना एयरपोर्ट से महानगरों और फिर प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 5 जिलों में सड़कों को बेहतर बनाने का काम नवंबर से शुरू होगा। इन सड़कों को पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति से पिछले दिनों मंजूरी मिली है। इसके तहत किशनगंज, नालंदा, जमुई, गया और वैशाली जिले शामिल है। इन जिलों में पथ निर्माण विभाग ने करीब 67 किलोमीटर लंबाई में करीब 74 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी दी है। इन सड़कों के बनने से सभी 5 जिलों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। इनमें अधिकतर सड़कों का निर्माण अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार किशनगंज जिले में रहमतपरा से सोनथा, चौपरा, बखारी, बिशनपुर, चैनपुर, असुरा, हल्दीखोरा, जीवनपुर, मचकुरी, चारघड़िया, शीतलनगर तक करीब 44 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माणाधीन है, यानी कि बन रहा है, अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी लागत करीब 143 करोड़ रुपए थी, लेकिन कार्य में देरी से लागत बढ़ गई है। फिलहाल इस सड़क के लिए करीब 7 करोड़ 90 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि अब तक अपनी सरकार को किसी घोटाले में नहीं फंसने और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाले सीएम नीतीश कुमार के जदयू के एमएलसी पर बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया गया है। मामला जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें जदयू के एमएलसी वीरेंद्र यादव बुरी तरीके से फंस गए हैं। जेडीयू एमएलसी पर छपरा यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी रहते हुए रजिस्ट्रेशन घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले में एमएलसी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस जांच कर रही है। वीरेंद्र यादव जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में डीएसडब्ल्यू यानी कि छात्र कल्याण विभाग के अध्यक्ष थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पताल में मरीजों को सही इलाज मिले या ना मिले, दवाई मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ इलाज के लिए आने वाले कैदियों को किसी होटल से कम खातिरदारी नहीं होती है। जब कुछ महीने पहले एक वांटेड अपराधी अस्पताल में इलाज के बहाने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने चला था, मगर अब तो सारी हद ही पार हो गई है। अस्पताल में ही मौज मस्ती के लिए कॉल गर्ल को बुलाया गया और कैदियों ने खूब रंग रलियां मनाई। दरअसल ये पूरा मामला हाजीपुर के सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कैदी वार्ड में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। इलाज के लिए लाए गए सजा याफ्ता कैदी के लिए बाकायदा दूसरे प्रदेश से एक कॉल गर्ल को बुलाया गया था, जिसके साथ बंदी वार्ड में रंग रलियां मनाई जा रही थी। हालांकि ये सुविधा किस सजा याफ्ता बंदी के लिए दी गई थी, इसका नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तो हर दिन बिहार के सरकारी अस्पतालों को सुधारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ऐसा शायद ही कभी सुना हो कि किसी कैदी को खुश करने के लिए कॉल गर्ल की व्यवस्था की गई हो। कहा जा रहा है कि ये मामला महागठबंधन की सरकार के लिए फजीहत का सबब साबित होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक आईएएस अधिकारी से लड़की द्वारा सैनिटरी पैड पर सवाल करने के वायरल वीडियो में मौजूद लड़की रिया कुमारी अब मीडिया के सामने आई है। यह गुरुवार को उसने पूरे प्रकरण पर मीडिया में दिए गए बयान में कहा है कि मेरा सवाल सैनिटरी पैड पर गलत नहीं था। यह वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन कई लड़कियाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं और वे उसे नहीं खरीद सकती है। आगे लड़की ने कहा है कि मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी लड़कियों के लिए ये सवाल पूछा था। हम वहाँ अपनी चिंता रखने के लिए गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे। जब वही मीडिया में इस मामले की सुर्खियां बटोरने के बाद आईएएस महिला अधिकारी ने पूरे मामले पर खेद प्रकट किया है। अधिकारी ने अपने लिखित पत्र में कहा है कि अगर मेरी बातों से किसी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो फिर मैं खेद प्रकट करती हूँ। मेरा इरादा किसी को अपमानित करने या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से एक कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने सैनिटरी पैड फ्री में उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एक छात्रा को तब झिझक दिया जब उनसे पूछा है कि सरकार उन्हें सैनिटरी पैड क्यों नहीं मुहैया कराती है। हरजोत कौर लड़की को जवाब दिया और कहा कि आप आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल आप कंडोम मांगोगी। वीडियो में स्कूली छात्रों को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त देने की मांग करते हुए देखा जा सकता है, ताकि उन्हें जरूरतों के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। दोस्तों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से जुड़े हुए हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, वो भी बेबाकी से। यहाँ ट्रिपल तलाक से लेकर के हिजाब तक के विषयों पर उन्होंने सरकार की खिलाफत की है। इन्हीं तमाम टॉपिक पर एक न्यूज चैनल के एंकर से बात कर रहे असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया है कि वे केवल मुसलमानों के जरिए राजनीति में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एंकर द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब ओवैसी ने बखूबी दिया है। हिजाब विवाद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ओवैसी एंकर श्वेता सिंह से पूछने लगे कि आपके यहाँ पर एंकरों के लिए कोई ड्रेस कोड है क्या, जिसके जवाब में कहा गया है कि ड्रेस कोड के जरिए अनुशासन सिखाया जाता है। उसके ऊपर से मैं घूंघट डाल करके यहाँ नहीं आ सकती हूँ। आज तक न्यूज चैनल पर चल रहे इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने सवाल किया है कि दूसरे धर्मों के लोग मंगलसूत्र और तिलक लगा करके विद्यालय जाते हैं, तो हमारे धर्म के लोग अगर हिजाब पहनते हैं तो उसकी इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती है। जब ओवैसी से पूछा गया है कि तिलक लगाने वालों से आपको दिक्कत क्यों है, तो ओवैसी ने इसके जवाब में कहा है कि उनके बहुत सारे दोस्त तिलक लगा करके मिलने आते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि जब मुसलमान के बच्चे स्कूल हिजाब में जाते हैं तो फिर किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस दौरान ओवैसी ने कहा है कि भारत की खूबसूरती को हमें मानना पड़ेगा। एक कानून को भारत के हर शख्स पर लागू किया जा सकता है। जिसके बाद एंकर अंजना ओम कश्यप ने ओवैसी से पूछा है कि केवल मुसलमानों के वोट से आप भारत की राजनीति में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि यानी कि ओवैसी ने कहा है कि वे गली के नेता हैं तो गली में ही रहेंगे, अगर फकीर हैं तो फिर फकीर ही रहेंगे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा है कि मोदी की तरह हम नहीं कहेंगे कि झोला लेकर चले जाएंगे, हम जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नई बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट से विशेष सर्वे अमीन, कानून गो समेत अन्य 2616 पदों की मंजूरी मिलने के बाद विभागीय स्तर पर भर्ती की कवायद तेज हो गई है। जब विभाग ने इसे लेकर के सभी जिलों के डीएम से राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद खाली पड़े पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीपीएसएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। विभाग ने इस तरह की सूची सभी जिलों से बीते 10 अगस्त और 15 सितंबर को भी मांगी थी, मगर अब तक विभाग को नहीं मिल पाई है। इस बार विभाग ने फिर से पत्र लिखकर के अपडेट सूची भेजने को कहा है। जहां राज्य में राजस्व पदाधिकारी के 8463 पद है, इसमें 4325 पद अभी भरे हुए हैं। बचे हुए करीब 2616 पदों पर बहाली होनी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 सितंबर को हुई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में राजस्व कर्मचारियों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही नियुक्ति करने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्वेस्टर मीट में अलग अलग प्रदेशों से आए उद्यमियों को विश्वास दिलाया है कि वे निर्भीक होकर के बिहार में उद्योग लगाएं। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्यमियों को किसी ने भी तंग किया या फिर छेड़ा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में सभी काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। यदि यहाँ उद्योग बढ़ेगा तो फिर और अच्छा होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अडानी ग्रुप, माइक्रोमैक्स, मोंटे कार्लो सहित देश के कई नामचीन कंपनियों के एमडी पहुंचे। कार्यक्रम के चलते सीएम नीतीश कुमार ने निवेशकों से कहा है कि हमने सभी जिलों के कलेक्टर एवं एसपी को कह दिया है कि वे आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। जहां आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो फिर तुरंत कलेक्टर एसपी को बताएं। जब कोई भी आपको तंग करेगा तो फिर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधि व्यवस्था को यहाँ बेहतर बनाया गया है। बड़े आंकड़ों में पुलिस की बहाली भी की गई है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बियडा की भूमि पर ग्रेड ए वेयर हाउस लगा सकेंगे। जहाँ राज्य सरकार लॉजिस्टिक नीति लगाएगी, जमीन की दर घटाई गई है, वहां तक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। उद्योगपतियों को किसी भी तरह की कठिनाइयां न हो, इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। आपके सुझाव पर काम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बिगड़ेल आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बमराह ने अपने किए गए खेद जताया है। हरजोत कौर बमराह ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उनके कुछ शब्दों के कारण किसी को ठेस पहुंची है तो फिर वो माफ़ी मांग रहे हैं। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। हरजोत कौर के कारण पूरे देश में बिहार की फजीहत होने के कारण आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आईएएस अधिकारी ने लंबा चौड़ा लेटर जारी करके अपनी उपलब्धियां बताती है और आखिर में एक लाइन में खेद जताया है। चर्चा यह है कि अब सरकार भी मामले को रफा दफा कर देगी। आपको बता दूं कि हरजोत कौर बमराह की स्कूली छात्राओं से बदसलूकी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में पटना की स्कूली छात्राओं से संवाद कर रही थी। उस दौरान उन्होंने छात्रों से कई सवालों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। छात्रों ने आईएएस अधिकारी से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की मांग की थी तो जवाब मिला था कि अब तुम लोग निरोध भी मांगोगे। आईएएस अधिकारी ने छात्रों को पाकिस्तान जाने तक को कह दिया था। जब बिहारियों पर भी बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। स्कूल में अलग टॉयलेट की मांग करने वाले छात्रों को भी गलत तरीके से जवाब दिया गया था। हरजोत कौर के आपत्तिजनक बयानों से नाराज राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनसे 7 दिनों में जवाब मांगा था। उसके बाद राज्य सरकार की नींद टूटी। दोस्तों देश इस समय दलदल में फंसा है। इस दलदल से निकलने में 2 ही लोग सक्षम हैं, वह नीतीश कुमार और ललन सिंह। ये दोनों चाणक्य है। जी हाँ, ये बातें हम नहीं बल्कि जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने कही है। उन्होंने कहा है कि सभी चाहते हैं कि 2024 में लाल किला पर नीतीश कुमार तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा है कि लोगों को लग रहा है कि देश दलदल में फंस गया है। दलदल से निकलने में 2 ही व्यक्ति सक्षम हैं, नीतीश जी और ललन सिंह। नीतीश जी को पीएम बनने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन वे चाणक्य जरूर बनना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सभी वस्तुओं पर जीएसटी लगा दिया। बच्चों के पेंसिल, दूध तक पर जीएसटी है। इसी के पैसे वेतन का भुगतान किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रयास है कि सारे सरकारी उपक्रमों को बेच दे। प्राइवेट कंपनी होने पर रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। इनका प्रयास ही रिजर्वेशन समाप्त करने का है। देश कंगाली की हालात में है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन्वेस्टर मीट के आयोजन के बाद बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जब बिहार में अपहरण हत्या वाले डरावने दौर के महाबली लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया तब निवेशकों का भरोसा टूटा। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था और उद्यमियों के प्रति शासन के रवैये को लेकर के जो भरोसा लालू प्रसाद यादव के हाथ मिलाने से खत्म हुआ उसे चंद निवेशकों से जबरन हाथ उठवाया करके लौटाया नहीं जा सकता है। किसकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के सामने उनके कहने पर हाथ नहीं उठाए। उन्होंने कहा है कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद यादव के हाथ में जाते ही देश भर के उद्यमियों का ये विश्वास समाप्त हो गया है जो एनडीए सरकार के उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। जब सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि साल 2016 में जिन 400 से ज़्यादा लोगों ने सरकार में भाजपा के होने पर भरोसा करके बिहार में निवेश किया था उनका 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया नहीं चुकाया गया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि निवेशकों ने सब्सिडी और अनुदान का बकाया पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ी लेकिन अदालत में हार कर भी सरकार ने बकाया नहीं चुकाया। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार बनते ही व्यापारियों से लूटपाट और हत्या की घटनाएं बढ़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी एक दिवसीय धनबाद दौरे पर है। यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। उन्होंने कहा है कि देश का नेतृत्व करने की हर एक क्षमता से वे विपुल है। भविष्य में नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बने तो फिर बिहार के लिए गौरव की बात होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इन दिनों लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। इससे ठंड के मौसम जल्द आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज शनिवार को लेकर के ताज़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 24 से 48 घंटे तक हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में बादल गरजने और वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। ये कुछ जिलों के बारे में बताया गया है। मौसम विभाग पटना ने राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया है। हालांकि हल्की बारिश होने की आज भी संभावना है। वहीं आपको बता दूं कि कल का दिन भी बिहार में हल्की बारिश दर्ज की गई। जब बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, जहां कल बारिश के बाद बिहार में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी पटना ने बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में ठंडका और मेघ गर्जन को लेकर के आज का अलर्ट जारी किया है। साफ हिदायत दी गई है कि बरसात के समय घर से बाहर ना निकले। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य इलाके में नए सिरे से मानसून के सक्रिय हुआ है। जब मानसून की ये सक्रियता लगातार बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना है। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी कुछ जिलों से मानसून की वापसी फिलहाल थम सी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के बिहेटा में अवैध बालू के उठाव को लेकर के दो पक्षों के बीच जमकर के गोलीबारी में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जबकि गोली लगने से कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद विपक्षी दल बीजेपी के नेता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार नरसंहार की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि बिहार के हित में नीतीश कुमार इस्तीफा दे, नहीं तो फिर आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें कुर्सी से उतार देगी। बिहार में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों के लिए विजय कुमार सिन्हा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार नरसंहार की ओर बढ़ रहा है और अधिकारियों का मनोबल गिरने से बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। दोस्तों बिहार के कैमूर जिला में खुलेआम अपराधियों का कारनामा सामने आया है। यहां पर स्कूल गई बच्ची को अपराधी उड़ा करके ले गए, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। मामले से पुलिस प्रशासन में हरकत मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे कैमूर एसपी राकेश कुमार ने परिवार को सांत्वना देते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं और सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। मामला कैमूर जिले के रामगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का है। गायब बच्ची रामगढ़ निवासी अरविंद कुमार सिंह पुत्री गोल्डी कुमारी उम्र 3 साल की बताई गई है। वहीं बच्ची की परिजनों ने बताया है कि आज सुबह जब घर से पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से वह घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिवार वाले परेशान होकर के स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन लगा करके पूछा तो फिर प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए हैं, जिसके बाद बच्ची के परिवार वालों ने रामगढ़ थाने में इस घटना की सूचना देकर के जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। एक युवक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उसके पापा को फेफड़े की बीमारी है, वे सीरियस हैं और पटना के अस्पताल में बेड चाहिए। तेजस्वी यादव ने उस पर संज्ञान लिया और मरीज का अस्पताल में तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ट्विटर पर रजनीश कुमार नाम के एक यूजर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार सरकार को टैग करके ट्वीट किया, जहां उसने लिखा है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है, जहां उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन है और वे सीरियस है, जब पटना के आईजीएमएस में एक बेड चाहिए। रजनीश ने कहा कि वे अभी दिल्ली में हैं, इसलिए परेशान हो रही हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने रजनीश के ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए अटेंडेंट के नंबर मांगे। जब नंबर मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव ने दोबारा ट्वीट करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आपके पास कॉल आया होगा, डॉक्टरों ने मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में बुलाया है। इसके बाद रजनीश ने तेजस्वी यादव का धन्यवाद करते हुए कहा कि बेड मिल गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में डेंगू के मामलों की बढ़ती संख्या लोगों को खौफजदा कर रही है। यहाँ हर दिन मामलों में इजाफा हो रहा है। जहाँ पटना जिले के सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड मरीजों से भर चुका है। ऐसे डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय भी कर रहे हैं। जहाँ इन सब के बीच पटना में बकरी के दूध की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। जहाँ साथ ही पपीते के पत्ते के एक्सट्रैक्ट वाले टैबलेट्स की मांग भी आयुर्वेदिक दुकानों पर बढ़ गई है। आपको बता दूं कि डेंगू के मामले बढ़ते ही बकरी का दूध भी महंगा हो जाता है। दरअसल बकरी का दूध डेंगू के उपचार में काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। इसे पीने से प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ ही बकरी के दूध में विटामिन B12, B6, विटामिन C और विटामिन D की मात्रा कम होती है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में बागवानी फसलों का चलन बढ़ता जा रहा है। खेती से और बेहतर कमाई के लिए अब पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल सब्जियां और औषधीय फसलें उगाई जा रही है। इन्हीं बागवानी फसलों में आज टॉप पर है मशरूम, जिसकी खपत गांव से लेकर के शहर तक बढ़ती ही जा रही है। ये सेहत को दुरुस्त रखने के साथ साथ किसानों की आय को भी दुगुना करने में अहम रोल अदा कर रहा है। तभी तो केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें भी मशरूम उत्पादन के लिए किसानों और फिर गांव के लोगों को आर्थिक अनुदान देती है। इसी कड़ी में बिहार राज्य सरकार भी आगे आई है। बिहार सरकार अब बिहार को मशरूम उत्पादन में टॉप पर लाने की कवायद कर रही है। इसलिए अब मशरूम की खेती के साथ साथ उसके बीजों का उत्पादन और कंपोस्ट मेकिंग इकाई के लिए भी 50% तक अनुदान दे रही है। इससे किसान कम लागत में काफ़ी अच्छी आमदनी ले पाएंगे। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत बिहार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय द्वारा मशरूम उत्पादन, मशरूम स्पॉन यानी कि मशरूम का बीज और मशरूम की कंपोस्ट उत्पादन इकाई लगाने के लिए राज्य के किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रही है। आपको बता दूं कि सब्सिडी की रकम का भुगतान इकाई लागत पर दिया जाएगा। दोस्तों राजधानी पटना में सन की पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। जब मकान मालिक ने पत्नी के अवैध संबंध होने का शक के कारण पति ने उसकी जान ले ली। मृतका की पहचान घनश्याम की पत्नी तनुजा सिंह के रूप में हुई है। इस वारदात के बाद गांव के लोग सख्ते में आ गए हैं। घटना पटना के फुलवारी शरीफ का है। जानकारी के अनुसार घनश्याम कुमार 4 साल पहले अपनी पत्नी तनुजा सिंह के साथ मौर्य विहार कॉलोनी में एक घर में किराए में रहता था। जिस घर में घनश्याम कुमार किराए के मकान में रहता था, उस घर के मकान मालिक से उनकी पत्नी तनुजा सिंह का गलत संबंध बन गया। जैसे ही इस बात की भनक घनश्याम कुमार को लगी तो वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मकान बदल दिया। अभी कुछ महीने पहले घनश्याम कुमार अपना मकान दानापुर से गोला रोड में बनाया था। इस बीच बुधवार को उसकी पत्नी पुराने मकान में किसी काम से पुराने मकान मालिक से मिलने आए थे। इस बात की भनक घनश्याम कुमार को लग गया। जैसे ही तनुजा सिंह अपने घर पहुंची तो घनश्याम कुमार आग बबूला हो उठे और गुस्से में अपनी पत्नी की गला दबा करके जान ले ली। इसके बाद घनश्याम कुमार एम्बुलेंस पर अपनी पत्नी के शव को मौर्य बिहार में स्थित पुराने किराए के घर वाले जगह पर लेकर के पहुंचा और रात भर गुरुवार दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। किसी ने इस बात की भनक फुलवारी शरीफ थाना को दे दी। उसके बाद मामला उजागर हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकल करके रिहायशी इलाकों में घूम रहा बाघ आदमखोर हो चुका है। बाघ ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। रेस्क्यू टीम अभी तक बाघ का रेस्क्यू नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आसपास के ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि अब बाघ के रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट की टीम मैदान में उतर चुकी है। बगहा में आदमखोर बाघ ने गांव वालों का सुख चैन छीन लिया है। ग्रामीणों की जान का दुश्मन बना बैठा बाघ अब तक 5 लोगों को
शिकार बना करके मौत के घाट उतार दिया है। दिन के उजाले में तो फिर भी खौफ कम होता है, लेकिन जैसे जैसे रात ढलती है ग्रामीणों को आदमखोर जबड़े का डर सताने लगता है। जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल से निकल करके रिहायशी इलाकों में घूम रहा बाघ आदमखोर हो चुका है। बाघ के खौफ ने गांव वालों के साथ वन कर्मियों की नींद भी उड़ा दी है। जब लोग खेतों में जाने से परहेज कर रहे हैं, गांव में किसी की अकेले निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लोग झुंड बना करके निकलते हैं ताकि अगर बाघ का सामना हो तो फिर उसे मुकाबला कर सके। रात भर ग्रामीण पहरा देते हैं, वो भी रात जग्गा कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर से किया जा रहा रेस्क्यू अभी तक सफल नहीं हो पाया है, जिसके बाद अब राज्य स्तरीय टीम बाघों के एक्सपर्ट के साथ रेस्क्यू के लिए मैदान में उतर गई है। नए इलाकों में घेराबंदी करके बाघ को कब्जे में लेने की कवायद चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं, जल्द ही दशहरा त्यौहार भी आने वाला है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाने का काम चल रहा है। इस बीच भागलपुर से पूजा पंडाल बनाने की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। पूजा पंडाल को कोलकाता से आए मुस्लिम समुदाय के कारीगर बना रहे हैं। जी हाँ, इंसान कुदरत की कारीगरी का सबसे बेजोर नमूना है, लेकिन कुछ लोग ईश्वर से मिली बख्शिश का दुरुपयोग करते हैं तो फिर कुछ सदुपयोग करते हैं। आज जहां धर्म मजहब के नाम पर इंसान को बांट रहा है, तो फिर वहीं कुछ लोग धर्म मजहब से ऊपर उठ करके काम करते हैं। भागलपुर में समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले कारीगर दुर्गा के पंडाल सजाने का काम कर रहे हैं। कारीगर तो मुसलमान हैं, जब पंडाल हिंदुओं का है, लेकिन कारीगरी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख करके ही की जा रही है। जब पूरे देश के साथ साथ भागलपुर जिले में भी दुर्गा पूजा का धूम है। इसमें पूजा पंडाल के कलाकार से लेकर के मूर्तिकार की बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों बिहार के सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और गया, पटना, समस्तीपुर जिलों में मानव तस्करी के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इन मामलों की कोर्ट में सुनवाई को लेकर के पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। साक्ष्य और गवाह की कमी के कारण ये मामले लंबित पड़े हुए हैं। बिहार में मानव तस्करी के 888 मामले पेंडिंग में हैं। अभियोजन निदेशक ने समीक्षा के बाद इस स्थिति पर चिंता जताई है। इन वादों के त्वरित निष्पादन को कहा गया है। कम मामले वाले जिलों को प्रतिदिन सुनवाई कराते हुए यथाशीघ्र निष्पादन करने का टास्क दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए बिहार सरकार अब सक्रिय होते जा रही है। जो वादा युवाओं से किया गया था, मुख्यमंत्री ने वह अब पूरा करते हुए दिख रहे हैं। इसी सिलसिले में कल पटना में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समीर महासेठ सहित कई नेता उद्योगपति शामिल हुए। इस दौरान उद्योगपतियों ने चिंता जताते हुए कहा कि विधि व्यवस्था बनी रहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स के निदेशक ने कहा है कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। जब हमने बिहार में उद्योग लगाने के बारे में मन बनाया, तब कई साथियों ने कहा कि उद्योग आखिर बिहार में ही क्यों लगाना चाहिए। तब हमने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, बिहार चले आए। जिस समस्या की लोग बातें कर रहे थे वैसा दिखा नहीं। हमें नीतीश कुमार का सुशासन मिला, लेकिन अपराधियों द्वारा उद्योगपतियों को टारगेट बनाया जाता है। इसीलिए यदि लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तो फिर असामाजिक तत्व उद्योगपतियों को टारगेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक चैलेंज है। वहीं उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एवं बिहार में उद्योग के निवेश के लिए आज पटना में इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन किया गया। सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, इसको देखते हुए इसका आयोजन किया गया। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। जो भी अन्य सुविधाएं उन लोगों को चाहिए, बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की ग्रामीण सड़कों के निर्माण में मजबूती के लिए गुजराती तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सड़कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT की टीम वहां पहुंच गई है। दरअसल गुजरात के भरूच में तांबा यानी कि कॉपर बनने के बाद निकलने वाले इन ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है। बिहार से गई टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि तांबे के वेस्ट से तैयार की गई सड़क कितनी मजबूत है। साथ ही इस बात की जानकारी तैयार कर रही है कि बिहार जैसे राज्य में इस तरह की सड़क का निर्माण कितना संभव है, हो पाएगा कि नहीं। टीम भरूच के गाँव में जाकर के देख रही है कि इस तकनीक से बनी सड़कें कितनी टिकाऊ है और बिहार में इसकी क्या संभावना है।
यह टीम अध्ययन करने के बाद पहले विभाग को और फिर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। यह टीम 2 से 3 दिन में अध्ययन करके वापस लौटेगी। बताया जाता है कि खनिज के इस वेस्ट का इस्तेमाल सड़क की निचली सतह को बनाने में किया जाएगा, जहाँ इससे सड़क मजबूत होगी। जहाँ अलकतरा के सड़क के मुकाबले इस तकनीक से सड़क बनाने में 5% की कम लागत आएगी। प्रकृति को ठीक रखने के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। जहाँ उन्होंने बताया है कि इस तकनीक से बनी सड़क लंबे समय तक चलती है और बार और बरसात में जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। जहाँ उन्होंने बताया है कि जहाँ खनिज उपलब्ध नहीं हो वहाँ फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल इस तकनीक में किया जा सकता है। दोनों की गुणवत्ता समान रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि नवंबर माह में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में बिहार के गया जिले के बोध गया की रहने वाली शरीन अहमद को मिस्र से अरबी गाना गाने की पेशकश की गई है, जो फीफा विश्व कप पर आधारित होगा। इसका ऑफर इन्हें मजेन अल बहीर ने दिया है। बात करते हैं कि आखिर ये कौन है शरीन अहमद। तो बिहार के बोध गया जिले के बेला भलावा गांव के रहने वाले मोहम्मद शकील अहमद की 16 वर्षीय पुत्री है। शकील प्राइवेट नौकरी करके घर चलाते हैं। मां शायना अहमद गिरहनी है। यह शरीन अहमद इस समय इंटर यानी कि 12वीं में पढ़ाई कर रही है। वह अकेली बहन है और 3 भाई है। उनकी शुरुआती शिक्षा बोध गया के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में हुई है। यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद अल मोमिन कॉलेज में पढ़ रही है। शरीना कहती हैं कि शुरू में मैं गूगल से अंग्रेजी गाने लेकर के पढ़ती थी। एक रोज़ सोशल मीडिया पर बेंगलोर की रहने वाली नंदिता से बात हुई, जिसके बाद वे हमारे लिए गीत लिखती है और हम उसे गाते हैं। शरीन बताती है कि जब लॉकडाउन लगा था तो फिर उस समय सोशल मीडिया के जरिए अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन गाना गाने की कला सीख ली। शुरुआत में परेशानी आई, लेकिन सीखते सीखते सीख गई हूँ। जब मैं गाना शुरू करती हूँ तो फिर लोग हैरत में पड़ जाते थे। इसके बाद हमने पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखा। हमें घर वाले समर्थन कर रहा है। जहाँ एक सामान्य परिवार से आने वाले शरीना अहमद का सोशल मीडिया पर वीडियो देख करके इटली और नीदरलैंड म्यूजिक कंपनियों के अलावा कई देशों के गानों के ऑफर आ चुके हैं। जहाँ कुछ कंपनियां उनके घर तक पहुंची है, लेकिन वक्त पर पासपोर्ट नहीं होने के कारण विदेश का दौरा नहीं कर पाई है। अब सब कुछ तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि फीफा कप के लिए गीत गाने के बाद ज़्यादा ऑफर आएंगे। शरीन अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती है कि मैंने बिहार के कई नेताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी ने कुछ नहीं किया है। जहाँ कुछ नेताओं ने आश्वासन देकर के कुछ देर के लिए हौसलों को पस्त कर दिया, मगर इसे हमें और ताकत मिलती है। शरीन कहती है कि मैं चाहती हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करूं। इसके लिए ज़रूरी है केंद्र सरकार हमारी मदद करे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। 2020 तक बिहार में उद्योग विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास था। जब बिहार में उद्योग इनके कार्यकाल में नहीं लगा। जदयू ये मान करके काम करती थी कि बिहार में उद्योग लगना ही नहीं चाहिए। जब बीजेपी के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उद्योग लगाने का काम किया। 17 साल बाद जदयू को उद्योग लगाने की सद्बुद्धि आई। नीतीश कुमार सभी पार्टियों को लेकर के अमित शाह की रैली का जवाब देने जाएं। 2016 में रैली करने गए थे, तब 6000 की भीड़ भी गांधी मैदान में नहीं जुटी थी। नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों के साथ रैली करे, नहीं तो भीड़ नहीं जुटेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरियों को लटका करके रखने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उस सपने के लिए 6 महीने से नौकरियों को रोक करके रखा है। नीतीश कुमार 2 लाख से ऊपर अगर नौकरियां देंगे तो फिर मैं उनका धन्यवाद दूंगा। तेजस्वी प्रसाद यादव की दया पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जहां नीतीश कुमार हर बात तेजस्वी यादव के मन के मुताबिक कर रहे हैं। आगे चल करके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, ये बात साफ है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा से अलग होकर के स्थानीय निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में दर्ज कराने वाले इंजीनियर सचिन आनंद राय प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के बिहार के विकास की रणनीति में जुड़ेंगे। उन्होंने राजनीति में सुचिता और राजनीति में अच्छे लोगों के साथ जात पात से ऊपर उठ करके बिहार को 15 सालों में नंबर 1 के पोजीशन पर ले जाने के संकल्प के साथ इंजीनियर सचिन आनंद राय ने प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान किया है। सचिन आनंद राय ने कहा है कि बिहार भाजपा में कोई नेता नहीं है जिनके नाम पर लोगों को भरोसा हो। भाजपा से बागी होकर के दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सारण स्थानीय निकाय से एमएलसी है सचिन आनंद राय। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जन सुराज के तहत 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरुआत होने वाले पद यात्रा में सैकड़ों लोगों के साथ शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार को देश का सबसे विकसित शिक्षित राज्य बनाना, और वे उस सोच के साथ उनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। छपरा एमएलसी ने कहा है कि कोई तो है
जो बिहार को बदलने की राह पर चला है और जिस प्रकार से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, निश्चित ही ये बिहार में बदलाव का शुभ संकेत है। इस दौरान उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि मैं पहले वैसे दल में था, फंसा हुआ था जहां काम करने वालों को नहीं, झोला उठाने वालों को तहजीब मिलती है। दोस्तों, अब बड़ी खबर बिहार के नवादा जिला की है। यहां धनार्जय नदी में अचानक आई बाढ़ में 10 लोग बह गए। हालांकि समय रहते तैराकों की नज़र डूब रहे लोगों पर पड़ी और सभी को बचा लिया गया। एक साथ 10 लोगों को डूबता देख करके मौके पर मौजूद लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। घटना से जुड़े जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये सभी लोग शव जलाने आए थे। इसी दौरान अचानक नदी में एक तेज धार आई और सभी को बहा ले गया। इसी दौरान तैराकों ने बहादुरी दिखाते हुए सभी को पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर समय रहते तैराक नदी में छलांग नहीं लगाता तो फिर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने आज यानी कि शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी को झटका दिया है। जब भागलपुर, गया, पूर्णिया, सासाराम, समस्तीपुर, छपरा, हाजीपुर, बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। आज राजधानी पटना में तेल के दाम वही का वही हैं। वहीं मुजफ्फरपुर समेत कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के भाव में हल्की सी गिरावट सामने आई है। भागलपुर में पेट्रोल के रेट में 46 पैसे और डीजल में 43 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गया में पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 27 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। पूर्णिया में पेट्रोल का भाव 20 पैसे और डीजल के भाव 19 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, मधेपुरा, मधुबनी, सासाराम, समस्तीपुर, छपरा, हाजीपुर और बेतिया में भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमतों में 55 पैसे और डीजल में 51 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। इसके साथ बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी, बिहार शरीफ, सहरसा में भी तेल सस्ता हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य बिहार को विकसित देखना है, जहां के लोगों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़े। बिहार में उद्योग लगे जिससे लोगों को अपने घरों में रोजगार मिले। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।